गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 फरवरी को, यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे। ये हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिन देश के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स की सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स की, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1964 को। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विवेक जोहरी। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया। 8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया। 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया। 11 फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे मनाया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रोडक्टिविटी डे मनाया। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन डे मनाया। फिर 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया। 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया और 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया। और फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है वर्ल्ड पेंगोलिन डे, जो इस बार 19 फरवरी को मनाया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया था। तो फरवरी के सारे डेज आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए फरवरी 2000 में साहित्य अकादमी के द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा चंद्रभान खयाल को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कब शुरू होते हैं? 1954 में। कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में। 22 तो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची वाली हो गई, एक हो गई अंग्रेजी और एक हो गई राजस्थानी। और अभी उर्दू भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया किन्हें? चंद्रभान खयाल को। अच्छा, अगर पूछे हिंदी का किसको मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को मिला था उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। जबकि अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को उनके नॉवेल थिंग टू लिव बिहाइंड के लिए। और नमिता गोखले से आपको याद आएगा 2021 में ही 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के लिए भी इनको चुना गया था। अच्छा, साहित्य की बात है तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताओ साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का किसे मिला, तो ये मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वही थे जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 30वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला था? शरण कुमार लिम्बाले को मराठी उपन्यास सनातन के लिए। और अगर पूछा जाए 30वां व्यास सम्मान किसे मिला था? शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। और 30वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला था? मोहन कृष्ण बोहरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। अब 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये किसे मिला? तो आप आंसर करोगे डेविड डायोब को, ये फ्रांस के लेखक हैं। किस नॉवेल के लिए मिला? तो याद रखना एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। जबकि बुकर पुरस्कार पूछा जाएगा तो फिर आपका आंसर हो जाएगा डैमन गलगट, ये साउथ अफ्रीका के हैं और इनके नॉवेल का नाम है द प्रॉमिस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बताए, इनको ध्यान रखना है आपको। हम बढ़ते हैं आगे।
बताइए अभी हाल ही में किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव सान्याल को। तो अभी संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। और ये परिषद काम क्या करती है? प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने का काम करती है। तो वर्तमान में इस परिषद के अध्यक्ष कौन है? विवेक देबरॉय हैं। और अभी किसे पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया? तो इनका नाम याद रखेंगे आप, संजीव सान्याल को। अच्छा मुझे बताइए अभी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने थे? तो आपके आंसर को रोगे वी अनंत नागेश्वरन। और पूछा जाए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो आंसर होगा विजय राघवन। और अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल है। और अभी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने थे? तो आंसर होगा विक्रम मिश्री। अच्छा भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने? जी अशोक कुमार। और यहाँ से एक नाम मैंने आपको और याद कराया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे अशोक कुमार। बाकी सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? विनीत जोशी हैं। अब एक प्रश्न का उत्तर आप देते जाओ, एनसीईआरटी के अभी नए डायरेक्टर कौन बने थे? बताओ, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में हाईबारी नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो आंसर होगा जापान ने। तो अभी जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है हाईबारी। ये जापान की पहली है, तो इसे याद रखना। ये एक बार में अगर बात करें कितनी चल सकती है तो 140 किलोमीटर की इसकी रेंज है, मैक्सिमम स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो याद रखना ये हाइड्रोजन से चलने वाली जापान की पहली ट्रेन है, दुनिया की नहीं है। दुनिया की पहली ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च की थी हाइड्रोजन से चलने वाली, लेकिन ये जापान की पहली है जिसका नाम है हाईबारी। अच्छा चलो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। बताओ हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये अभी कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में, जहाँ पे हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलेंगी। और गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। अच्छा बताओ दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? दुबई में। और पूछे कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अच्छा हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? केवेंडिश ने। ये एक स्वच्छ ईंधन है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अब बात जापान की है तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल इसकी टोक्यो है, करेंसी है येन। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा है। और इनसे पहले कौन थे? योशिहिदे सुगा। और उनसे पहले कौन थे? शिंजो अबे। और शिंजो अबे से आपको याद रखना है 2021 का पद्म विभूषण सम्मान उनको मिला था। और अभी 2022 में हमने नेताजी पुरस्कार उनको दिया है, नेताजी पुरस्कार। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति को कितने साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी? तो आंसर होगा 5 साल। तो ये एक छात्रवृत्ति योजना है, स्कॉलरशिप योजना है, राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति योजना। क्या होता है इसमें? तो वो जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं और जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए है ये स्कॉलरशिप योजना। लेकिन ये स्कॉलरशिप भी उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनकी 8वीं कक्षा में कम से कम 55% मार्क्स हों और उनके परिवार की इनकम 3.5 लाख रुपए से कम हो। अगर उन स्टूडेंट्स के 8वीं कक्षा में 55% नंबर होंगे तो इस स्कॉलरशिप में 1000 रुपये प्रति महीना उनको दिया जाएगा 9वीं कक्षा से। और इस योजना में कितना खर्चा होगा? 1827 करोड़ रुपए। और अभी शिक्षा मंत्रालय ने इसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उसमें एडल्ट एजुकेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया। और वो कार्यक्रम कितने वर्ष से अधिक छात्रों के लिए शुरू किया गया था? 15 वर्ष या उससे ज्यादा के गैर साक्षरों को साक्षर बनाने के लिए शुरू हुआ था। और अभी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा 31 मार्च 2026 तक के लिए। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 नामक युद्ध अभ्यास में भाग लेगी? तो आंसर होगा इंग्लैंड।
तो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर ये 6 से लेकर 27 मार्च 2022 तक होगा। कौन इसका आयोजन करेगा? तो आंसर होगा इंग्लैंड। और इंडिया की एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करेगी और भारत की तरफ से तेजस इसमें भाग लेने वाला है। तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है। अच्छा, वैसे यूके के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक तो कोंकण एक्सरसाइज हमने किया था, एक अजय वॉरियर नाम का एक्सरसाइज हमने किया था, और अभी यूके के साथ पहला कोंकण शक्ति नाम का एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी हमने किया था। और वैसे शक्ति नाम का एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ में। अच्छा बताओ, समुद्र शक्ति या गरुड़ शक्ति किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ में। जबकि मित्र शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ में। और मित्र से याद आएगा आपको मैत्री एक्सरसाइज हम करते हैं थाईलैंड के साथ में। और शक्ति से आपको याद आएगा ऑपरेशन शक्ति, ये दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला कौन सा था? स्माइलिंग बुद्धा 1974 में हुआ था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा राकेश शर्मा। तो अभी आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ यही है, राकेश शर्मा। और अभी एक बार फिर से इनको पुनः नियुक्त कर दिया गया, रीअपॉइंट कर दिया। नाम याद रखना। बाकी यूको बैंक के एमडी सीईओ बने थे अभी सोमाशंकर प्रसाद। पंजाब नेशनल बैंक के बने थे अतुल कुमार गोयल। और इंडियन बैंक के बने थे शांतिलाल। देखो, आईडीबीआई बैंक की बात कर ले, मुंबई में हेडक्वार्टर है। हमने कहा एमडी सीईओ फिर से बन गए राकेश शर्मा। टैगलाइन होती है बैंकिंग फॉर ऑल, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, फरवरी 2022 में किस शहर ने अपना भविष्य का संग्रहालय खोला? म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। तो ये एक संरचना है जिसे वे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहता है। कहाँ पर है? दुबई में। तो अभी फरवरी 2022 में दुबई ने अपना म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला है। तो ये एक ऐसी संरचना है जिसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहता है। ये म्यूजियम एक 7 मंजिला खोखला चांदी का दीर्घावृत्त यानी कि एलिप्स की फॉर्म में है, जिसे दुबई के शासक के अरबी शुलेख उद्धारणों यानी कि अरबी कैलीग्राफी में दुबई शासक के जो कोट्स थे वो इसके ऊपर उकेरे गए हैं। ये कहने का मतलब हो गया। अब बात दुबई की है। दुबई में आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर मिलेगा, जो कि कहाँ पर है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल इसकी अबू धाबी है, जहाँ पे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अब इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के जो पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने थे वो यहीं से हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात से। उनका नाम है मोहम्मद बिन सुलेयम। और अभी आपको याद होगा इंटरपोल के जो नए प्रेसिडेंट बने थे अहमद नासिर अल रईसी, वो भी यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और अभी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में 4 नए देश शामिल हुए थे 2021 में, उसमें एक यूनाइटेड अरब अमीरात भी था। पहले तो 3 देश शामिल हुए थे, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। उसके बाद फिर बना था नवा मेंबर मिस्र यानी कि इजिप्ट। और लास्ट 2021 में जो 14th आईपीएल थे उसके फाइनल यूनाइटेड अरब अमीरात में ही हुए थे। और 2023 में कोप 28 का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में ही होगा। कोप 27 इस साल होगा कहाँ पे? मिस्र में, इजिप्ट में। 2021 में जो कोप 26 हुआ था वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। और यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन है। और यूनाइटेड अरब अमीरात एक अवार्ड देता है जिसे अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। उसका नाम है शेख जायद बुक पुरस्कार। और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी कौन? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। और बताओ, यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ, उसका नाम क्या है? बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी सरकार ने जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर में सरकार ने आम जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए ये जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल की मदद से लोग अपने क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रकृति, उनकी स्थिति और संख्या के बारे में जान पाएंगे। मतलब इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को अपने क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देना। ये सिंपल सा इसका काम है। अब बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। वर्तमान में इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। मैंने आपको 2 गांव यहाँ से याद करवाए थे। एक तो 100% दोनों डोज देने वाला पहला गांव बना था जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। और अभी जम्मू कश्मीर के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जेरी।
और बताओ पर्यटन को प्रमोट करने के लिए पहली बार हर्बल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। और अभी यहाँ पे बुनकरों के लिए कारखंडर योजना भी शुरू हुई थी। प्रूफ एप्लीकेशन भी यहाँ पे लॉन्च हुई थी सरकारी कामकाज की निगरानी और कामों को समय पे पूरा करने के लिए। प्रूफ का मतलब होता है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। यहीं पे बंगस आवा मेला भी लगता है और खीर भवानी मेला भी यहाँ लगता है। बाकी एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया। और नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसको जीता था ITBP ने। और यहीं के गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला था और उससे पहले कश्मीरी केसर को भी मिला था। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल। देखो यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, दचिंगम नेशनल पार्क मिल जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वुलर झील, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में किस देश ने सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। सी डोम ये क्या है? नेवी का एयर डिफेंस सिस्टम है ये। इसे अभी इजराइल ने बनाया है। और आपको याद होगा आयरन डोम पद्धति के बारे में हमने पढ़ा था, जिसे बनाया था इजराइल ने ही। तो उसी के तर्ज पर इसे तैयार किया गया है, पर ये नौसेना के लिए है, इसीलिए इसको कहा नौसेना वायु रक्षा प्रणाली। और अभी इसे भूमध्य सागर में इसका परीक्षण किया गया। किसने? इजराइल ने। तो ये रहा मैप में इजराइल। देखो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। प्रधानमंत्री अभी बने थे नेफ्ताली बेनेट और प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग। आपको याद होगा इजराइल ही वो देश है जिसने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा था। अच्छा, इजराइल से हम कौन से ड्रोन खरीद रहे हैं? हेरोन ड्रोन खरीद रहे हैं। और बताओ इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना? यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी इजराइल ने अपने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए 20 से लेकर 26 फरवरी 2022 तक किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो 20 से लेकर 26 फरवरी तक मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये इसका 48वां संस्करण है। और इस साल महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के तहत 5 किलोमीटर दिल खोल के घूमो मैराथन का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है हिंदुस्तान के दिल में, हिंदुस्तान का दिल कहते हैं मध्य प्रदेश को, तो इसका उद्देश्य क्या है? हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं, इस नारे के साथ पर्यटन स्थलों में महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना। अच्छा, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। किस शैली में बने हैं? पंचायतन शैली में। और किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने बनाया है। अच्छा, यूनेस्को में इसे कब शामिल किया था? यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसकी लिस्ट में इसे कब शामिल किया गया था? 1986 में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 8.6%। आप सब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया या फैमिली में कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो प्लीज वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करना और वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना। और इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है, वहीं पे आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, इनकी रिवीजन करो। देखो कल आपसे पूछा क्या गया था, भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा ओमान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।